नमस्कार। सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी हंट में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच एक बार फिर से, और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं फिजिक्स क्लास यानी क्या है सारी क्लास यानी यूपी बोर्ड जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, साथ साथ बिहार बोर्ड के छात्र हों, एमपी बोर्ड के छात्र हों, राजस्थान बोर्ड के छात्र हों, किसी बोर्ड के हों जहां से एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम को संचालित की जा रही है, तो हमको लग रहा है सभी बोर्ड जितने बोर्ड हैं टोटल में एनसीईआरटी द्वारा जो है पाठ्यक्रम संचालित की जा रही होगी। तो आप लोग सभी छात्र इसमें क्या है इस चैनल के द्वारा जुड़ करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ बोर्ड पेपर 2026 के लिए एक अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ फिजिक्स क्लास को लेकर के। इसमें मैंने भी बताया भी था पिछले क्लास में कि मेन आप लोगों को पढ़ना कितना है, क्या चीजें पढ़नी है, उनको लेकर के थोड़ी सी चर्चा आज होगी। पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत मैंने बताया था, आज भी थोड़ा बताऊंगा मैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो फिजिक्स क्लास को लेकर काफी कुछ दिक्कतें जो है छात्रों के साथ रहती हैं। उसका रीजन है पिछले क्लासों में ना पढ़ना। जब से मैं देख रहा हूं कि जब से यूपी बोर्ड हो या फिर किसी बोर्ड से देखा जाए तो जो क्लास 11th की जो बोर्ड पेपर हटाई गई है, यानी क्लास 11th का बोर्ड नहीं हो रहा है, तब से देख रहा हूं छात्रों का एक जो है अलग से पढ़ाई हो रही है कि मतलब क्लास 11th में उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्या है वो क्लास 12 को पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारी बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जो वो लोग क्या है छोड़ देते हैं, उसमें उतनी पढ़ाई नहीं करते हैं, और डायरेक्ट आप जब लगातार इंटर में आते हैं यानी क्लास 12 में आते हैं तो समस्या आपके साथ होती है कि हम बेसिक चीजों को छोड़कर आ चुके हैं, इसलिए कारण क्या इसमें दिक्कतें होती हैं। तो उस दिक्कतों को हम क्या है पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपने साथ बता रहा हूँ, जीरो से लेके हीरो तक यानी ऐसी क्लास को आप लोगों को देने जा रहा हूँ जो आप लोग एक बार पढ़ करके पूरी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं एकदम। भले आपने बेसिक को अध्ययन नहीं किया, यानी पिछला क्लास आप लोग नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप लोगों को क्या है एक ऐसे क्लास का जो है क्लास देने जा रहे हैं जिसमें आप लोग पूरी तरह से अध्ययन कर सकते हैं एकदम एकदम जीरो से। तो चलिए आज हम लोग सर बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को सूचना भी देना चाहता हूं कि सारी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें फिजिक्स चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप लोग बता रहा तो मैथ जुड़ेगा, जो है केमिस्ट्री जुड़ेगा, बायो भी जुड़ेगा, टोटल सारे क्लासें जुड़ेंगी। लेकिन फिलहाल आपको इंतजार कीजिएगा, बस ज्यादा नहीं 2-4 दिन का, उसके बाद में फिर आप लोगों को सारी क्लासें रन करा दी जाएंगी। तो आज हमारा जो है 2025 और 26 यानी जो बोर्ड पेपर 26 के जो छात्र हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनको पूरी तरह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। स्टडी 100 आप लोगों का चैनल है, आप लोग यूट्यूब पे जाएं, स्टडी 100 लिखेंगे, ये लोगो आप लोगों को मिलेगा। इस लोगो के द्वारा आप जाकर सर्च करेंगे और उसके द्वारा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों का इकाई होता है उसमें होता है स्थिर वैद्युतिकी। फिजिक्स में कुल मिला के आप देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में कुल टोटल जो इतनी इकाइयां हैं आप लोग जानते ही हैं। टोटल जो इकाइयां आप लोगों को मिलेंगी वो मिलेंगी कुल 5 इकाइयां मिलेंगी फर्स्ट पार्ट में, और इसी प्रकार से क्या सेकंड पार्ट में इकाई मिलेगी। तो फर्स्ट पार्ट की बात मैं पहले कर लेता हूं, कौन कौन सी इकाई आपको पढ़नी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो इकाई है फर्स्ट यूनिट जो आप लोगों का मिल रहा है वो स्थिर वैद्युतिकी है, और स्थिर वैद्युतिकी में कुल आप लोगों के जो है मिला के 4 चैप्टर हैं, और इस 4 चैप्टर से आप लोगों को पढ़ना है। टोटल इसके साथ न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा, और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितनी भी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं वो नगीन प्रकाशन की बुक जो कि सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है उसके द्वारा क्या सबको दी जा रही है। साथ साथ एनसीईआरटी आप लोगों से जुड़ेगा, तो आप लोग पूरी तरह से इसका अध्ययन कीजिएगा और इसका लाभ उठाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से क्लास में और बात कर लेते हैं हम अपने इस वैद्युत आवेशता क्षेत्र को लेकर के। तो आइए देखते हैं और इस क्लास को पूरी तरह से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। चलिए, बात होती है यूनिट फर्स्ट। आगाज तो हो चुका है और अंजाम भी हम लोग अच्छा देखेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक ऐसे चैनल जुड़े हुए हैं जो पिछले साल 2025 जो 24-25 के छात्र थे वो काफी कुछ अध्ययन किए, और मैंने जो टेस्ट सीरीज का महाकुंभ दिया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू वही मिले। मैं आप लोगों से पहले भी कहना चाहता हूं कि यह जो चैनल है एक ऐसा जो है एनालिसिस करके सारे पेपर को पढ़ा रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं पूरी तरह से क्या है हर चीज जो अन्य यूट्यूबर्स दे रहा है मैं उसको देने का प्रयास कर रहा हूं, और सब कुछ एनालिसिस करके ही पढ़ाया जाता है, जिसके कारण जो है जो भी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पेपर में आने वाले हैं वो सब चीजें आप लोगों को मिलेंगी यहाँ से। चले देखते हैं। बात होती है यहाँ पर यूनिट फर्स्ट जो है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, इसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इस स्थिर वैद्युतिकी में कुल मिला के 4 चैप्टर आप लोग। एक अच्छा स्टूडेंट वह होता है जो अपनी पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस सब के विषय में अपने सिलेबस को देखता है।
सिलेबस को देखिए, उसका एक डायग्राम बनाइए और फिर क्या कीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। लेकिन क्या होता है, हम मार्केट से बहुत सारे पुस्तकों खरीद लेके आते हैं, खरीद के लाते हैं और एक जगह रख लेते हैं। अब उसमें क्या पढ़ा जाए, इसलिए ये जानकारी आपको होना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट में बात करता हूं कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत कितने चैप्टर आप, तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों को मिलने जा रहा है, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को मिलने जा रहा है उसका नाम है क्या, उसका नाम है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसी में मिलेगा कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र संबंधित जो आपके डेरिवेशन है, ठीक है, इनको आप देखिएगा। दूसरा इसमें जो आपका चैप्टर मिलेगा उसका नाम है गॉस का प्रमेय, या इसको हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, लिखते हैं पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स। और क्या मिलेगा, मिलेगा गॉस का प्रमेय तथा गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। एक बात याद रखिएगा, हर एक चैप्टर किसी भी साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय में क्या है, इन्होंने भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंकलन किया है, लेकिन वो क्या है, वैद्युत फ्लक्स के माध्यम से। मतलब फर्स्ट चैप्टर का बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं है, बस केवल इनका अलग से ही है। लेकिन ये एक बात रखिएगा कि फिजिक्स जो है मैथ का परम मित्र है, यानी मैथ अगर आप लोगों का कमजोर है या मैथ के अगर कैलकुलेशन कैपेसिटी कमजोर है तो फिर आप लोगों को फिजिक्स में दिक्कतें आएंगी। लेकिन फिलहाल उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को कैसे करना है चीजें। अगला है, इसमें जो अगला पॉइंट आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें उसका नाम है, तीसरा चैप्टर जो है उसका नाम वैद्युत विभव, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और जो चौथा चैप्टर से मिलेगा आप लोगों को वैद्युत धारिता, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, या संधारित्र की धारिता बोलेंगे, तथा परावैद्युत, इसमें परावैद्युत होता है, परावैद्युत, ठीक है। परावैद्युत मतलब डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है, यानी क्या है, यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें विद्युत धारा नहीं चल सकती है, ठीक है। तो ये जो आपके चार जो चैप्टर हैं, फोर जो चैप्टर हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। और ये चारों चैप्टर जो हैं स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत क्या है, आते हैं, ठीक है। तो इसमें यूनिट फर्स्ट आप लोगों को पढ़ना है। इसी प्रकार यूनिट सेकंड में आप लोगों का ओनली 2 चैप्टर है, जिसमें आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वैद्युत चालन को लेकर के मैं बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद में उसमें किरचॉफ का नियम होगा, और साथ ही साथ उसके बाद में जो है इकाई नंबर 3 है चुंबक संबंधित है, इकाई नंबर 4 आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित है, और इकाई नंबर जो 5 है वो विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित है। तो टोटल आपके 5 इकाई आप लोगों के फर्स्ट पार्ट में पढ़ने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहला चैप्टर, ठीक है। पहले मैं बात करना चाहता हूं इस स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको लेकर के मैं बात करने वाला हूं। तो आप लोग स्थिर वैद्युतिकी, जैसा कि आप लोग शब्द ही देख रहे होंगे कि उसमें स्थिर वैद्युतिकी लिखा हुआ है। देखो यहां पर क्या लिखा है, स्थिर वैद्युतिकी लिखा हुआ है। हालांकि इसको आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर लें इसको, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, देखो इसमें मतलब ऐसे आवेश का हम गणना करते हैं। याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे आवेश का गणना करते हैं जो क्या हो, स्थिर व धीमी गति वाले होते हैं, स्थिर गति या धीमी गति वाले होते हैं, या भौतिक विज्ञान की वह शाखा या स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर तथा क्या होते हैं, मंद गति से चलने वाले आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, मंद गति आवेश क्या होते हैं, इनको लेकर के चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप जानते हैं आवेश की स्थिर अथवा या स्थिर अवस्था होने, मतलब आवेश की जो है स्थिर अवस्था अगर होती भी है तो स्थिर अवस्था में होने वाले प्रभाव एवं घटनाओं का क्या है, अध्ययन किया जाता है। स्थिर अवस्था में तो है, लेकिन उनके इफेक्ट यानी प्रभाव और उनके क्या है, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके द्वारा कौन सी घटना घटने वाली है या उसके इफेक्ट क्या है, ये सबको अध्ययन किया जाता है। तो सीधी सी एक बात मैं पढ़ूं यहां पर, तो आवेश की धीमी व क्या होती है, स्थिर अवस्था, आवेश की क्या होती है बताइए, आवेश की धीमी व स्थिर अवस्था, स्थिर या मंद अवस्था कह सकते हैं, स्थिर अवस्था
का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या हुआ, देखो आवेश टू टाइप आपने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, लेकिन उसको लेकर मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि ये स्थिर आवेश कौन से आवेश होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि पेन को अपने बाल में हमने रगड़ा होगा, और पेन को जब बाल में रगड़ते हैं तो उसको जब हम कागज की छोटी या किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं तो अपनी तरफ क्या आकर्षित कर लेता है, ठीक है। या किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में हम फ्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे छोटी वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, होता है ना। यानी क्या है कि जो एक मान लीजिए ये पार्टिकल्स, ये मान लीजिए कोई चीज है, कोई पदार्थ है, अब इसको हमने क्या किया, लगातार फ्रैक्शन किया, फ्रैक्शन किया, फ्रैक्शन किया। यानी इस वस्तु के अंदर चार्ज तो था, आवेश तो थे, लेकिन जो आवेश इसके अंदर है वो स्थिर अवस्था में है। वो किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में है। अब उसको जब फ्रैक्शन किएंगे हम, तो उसकी फ्रैक्शन करने के बाद वो थोड़ी सी गतिशीलता में आएंगे, और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उनके प्रभावों का, उनकी घटनाओं का क्या है, अध्ययन किया जाता है। या यूं कहा जा सके कि किसी भी पिंड में, ठीक है, फ्रैक्शन करने के बाद जो उत्पन्न चार्ज होता है, या फिर जो उसमें वैद्युत क्षेत्र की स्थिति, घटनाएं या उसकी जो है प्रभाव को हम अध्ययन करते हैं, उससे हम कहीं ना कहीं स्थिर वैद्युति के अंतर्गत कर रखते हैं। आप जानते हैं ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, चाहे जो पिंड हो, सब में जो है आवेश की स्थिति होती है, लेकिन वो जो आवेश उसके अंदर है वो कैसे है, स्थिर अवस्था में है, वो रेस्ट स्टेट में है, या बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं, ठीक है। और उन आवेशों को अगर मुझे प्राप्त करना है तो मुझे उस पिंड के प्रतिकूल कार्य करना पड़ेगा, अनुकूल कार्य से उसे नहीं प्राप्त हो सकता है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, हमारे हाथ जो है सामान्य अवस्था में हीट नहीं हो सकते, इसको हीट करने के लिए दोनों को फ्रैक्शन करना जरूरी है। हमारे जो है अगर दो पत्थरों को हम रगड़ते हैं तो दोनों पत्थर में क्या, चिंगारी सामान्य अवस्था में नहीं आ सकती, उनको फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो जो आप देख रहे हैं कि किसी भी पत्थर में या फिर की कोई पिंड है, उसको सामान्य अवस्था में जो उसमें हीटिंग प्रोसेस नहीं आ रही है, उसको लाने के लिए मुझे क्या फ्रैक्शन करना पड़ रहा है। इसका मतलब उसके अंदर आवेश तो हैं, लेकिन उनको गतिशील लाना है, उनके प्रभावों का अध्ययन करना है, उनकी घटनाओं का अध्ययन करना है, तो उनको फ्रैक्शन करना पड़ेगा। वो है स्थिर वैद्युत। हमें उसे जगाना पड़ रहा है, उस चार्ज को हमें जगाना पड़ रहा है, उसके प्रतिकूल मुझे कार्य करना पड़ रहा है, वो चीजें मुझे क्या है, दिखाई दे रही है, तब मुझे उसका अनुभव हो रहा है, एक एनर्जी का, एक्स्ट्रा एनर्जी का अनुभव हो रहा है, ठीक है। तो वो होता है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत, इसको पढ़ा जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों को मिलने वाला है वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, जिसको लेकर मैं बात करने वाला हूं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में देखा जाए तो मुख्य रूप से आते हैं कूलाम का नियम आता है, लेकिन उससे पहले मैं बात करने वाला हूं आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्या इसके विषय में आप जानते हैं, क्या इसको आपने अध्ययन किया है कभी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं, जिसको लेकर के हम क्या है, काफी कुछ किताबों को ढूंढते हैं, बहुत सारी चीजों से पूछते हैं, तो उसका एक सटीक आंसर नहीं मिलता है। मैं आपसे बता रहा हूं कि इसका सटीक आंसर क्या है, ठीक है। चलो आते हैं कि आवेश क्या होता है। देखिए यहां पर देखा जाए तो मैं पहले से बोला हूं विद्युत आवेश किसे कहते हैं, एक चार्ज को लेकर के मैं बात किया हूं, और ये चार्ज आप जानते हैं ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड में विद्यमान है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए मुझे एक प्रतिकूल कार्य करना पड़ेगा, एक मुझे किसी पिंड पर एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता है, तभी वो चीजें मुझे प्राप्त हो सकती हैं। जैसे हम क्या होता है, सामान्य अवस्था में क्रोध में नहीं आते हैं, सामान्य अवस्था में क्रोध नहीं कमाएंगे, जब हमारे द्वारा हमारे ऊपर या हमारे पर क्या है, कोई चीज जो है प्रतिकूल कार्य, जैसे मान लीजिए कोई छात्र मेरे पर क्या है, कोई कार्य कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार हमारे हाथ, हमारे बॉडी पर कुछ कर रहा है, कुछ मतलब ऐसी प्रक्रिया कर रहा है जो कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब वो अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे अंदर एक नई एनर्जी आएगी, नई एनर्जी आएगी, नई एनर्जी एक समय आएगा, मैं उसका क्या करूंगा, विरोध कर दूंगा। दैट्स कॉल्ड चार्ज, यानी क्या है, उसे हम क्रोध के रूप में कहते हैं, वो आवेश कहा जाएगा। और हम समाज में सामान्य भाषा में भी कहते हैं कि लड़का जो है या छात्र जो है या जो स्टूडेंट जो भी है, वो आवेश में आकर के घटना करते हैं। आवेश वो चीजें हैं, यानी अगर उसको प्राप्त करना है तो उसे मुझे क्या है, प्रतिकूल कार्य करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां जो बात आती है आवेश को लेकर, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लेकर आता है कि आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश को लेकर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो आते हैं उनका नाम है थेल्स। नाम जो सबसे पहला आता है उनका नाम आता है थेल्स आता है।
ये मुझे अगर प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो पदार्थों को आपस में फ्रैक्शन करना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा, जिसके द्वारा वो चीजें उत्पन्न होंगी। और जब भी फ्रैक्शन करेंगे हम, तो हो सकता है दोनों में समान ऊर्जा आ सकती हो, और दोनों में क्या है, ऊर्जा आ सकती हो, एक में समान एक में क्या है, मतलब भिन्न, यानी क्या है, दोनों में एक में अधिक एक में कम एनर्जी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में समान और दोनों में भिन्न एनर्जी आए। तो अगर भिन्न आ रही है, जो है विजातीय आवेश आ रहे हैं, यानी क्या है, दोनों में अगर अलग अलग चार्ज आ रहा है, अलग अलग एनर्जी आ रही है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। और अगर समान आ रहा तो क्या है, प्रतिकर्षण, यानी क्या है, रिपल होगा। लेकिन अगर हम आवेश का एक सिद्धांत, मूल कॉन्सेप्ट को लेकर चलें, ये चार्ज को जब स्टार्टिंग की मैं बात करता हूं, तो वहां पर एक विज्ञान, एक फिलोसफर का नाम आता है, और एक नाम आता है, यूनान के फिलोसफर हैं, यूनान। यूनान नाम सब जानते हैं, यूनान का नाम सुने होंगे। यूनान, जिसका जो राजधानी था उसका नाम एथेंस था। यूनान से ही बहुत सारे फिलोसफर का जो है नाम जुड़ता है। इसमें अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, सुकरात हैं, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं जिसका नाम जुड़ता है। ठीक है, तो ये जितने भी फिलोसफर, उसमें यूनान भी है। यूनान से आपके थेल्स है, क्या नाम बताओ, थेल्स। एक साइड एक फिलोसफर का नाम आता है, थेल्स आता है, बहुत ही फेमस थे, बहुत ही फेमस थे। और आप थेल्स जानते हैं, जिन्होंने ट्रायंगल का विरोध दिया है, समरूप त्रिभुज का उन्होंने क्या दिया, सिद्धांत दिया है, जिसको जानते भी होंगे। पाइथागोरस भी वहीं के थे आसपास। तो कहीं ना कहीं जो एक फिलॉसफी, यानी दर्शन, यानी जो दृष्टिकोण, यानी जो लॉजिकल किसी चीज का अगर अध्ययन किया गया, तो वो कहां किया, पश्चिमी देशों में किया गया। और सबसे पहला जो दर्शन आया, जो सबसे पहला एक लॉजिकल जो अध्ययन आया, वो कहां से आया, पश्चिमी देशों से आया, यूरोपियन कंट्री से आया। और यूरोपियन कंट्री से आया तो वो ऐसे था कि वो तार्किक था। जो उस समय ईश्वरवादी लोग होते थे, ईश्वरवादी जानते हो ना, ईश्वरवादी मतलब हर एक चीज में ईश्वर की कल्पना करना। कोई भी घटना कर रही है तो ईश्वर ने कराया है, कोई भी घटना घटी तो सब ईश्वर ही हुआ। सारी घटनाओं का एक मूल स्रोत है ईश्वर। तो अगर हम ईश्वरवादी लोग उसमें ज्यादा हुआ करते थे, और ईश्वरवादी होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं होती थी, किसी का जो है ऐसा वर्ष नहीं होता था कि वो बोल दें कि ये चीजें ऐसी होती है। जैसे कापरनिकस से मानते थे, ये जानते थे, कापरनिकस से पहले लोग वहां सब जो है ईश्वर, सूर्य की काफी उपासना करते थे। सूर्य का यानी प्राकृतिक पूजा काफी होती थी, और एंशिएंट टाइम में प्राकृतिक उपासना ही ज्यादा होता था। तो ऐसा नहीं मानते कि अगर प्राकृतिक उपासना कर रहे हैं तो लोग प्रकृति के विषय, प्रकृति में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे जो भी हैं जिसको हम उपासना करते थे, उसके विषय में कोई गलत नहीं बोल सकता था। अगर उसके विषय में गलत बोलता हो तो फिर वो क्या सोचता था कि ऐसा ना हो कोई प्रकोप मेरे ऊपर आ जाए, जो ईश्वर जो है वो मुझे क्या है मार दे, ये कर दे, वो कर दे, तो मतलब उसका प्रकोप में मुझे झेलना पड़ सकता है। इसलिए किसी की जो है, जानते हुए भी कि सूर्य क्या है, स्थिर है, पृथ्वी क्या है, परिक्रमा कर रही है सूर्य की, और उस समय लोगों का मानना था सूर्य चल रहा है, पृथ्वी स्थिर है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये सिद्धांत काफी कुछ चीजें थी जो कि कोई बोल नहीं सकता था। कापरनिकस लास्ट में इसको बोले थे कि उन्होंने कहा था कि सूर्य क्या है, स्थिर है, और पृथ्वी क्या है, चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ईश्वरवादी है उसको अगर हमको लॉजिकल ठहराना है, तो कहीं ना कहीं तार्किक, मतलब उसको तार्किक आना पड़ेगा, तभी मुझे कुछ हो सकता है, तभी मैं जान सकता हूँ उस चीज को। तो उसमें से देखा जाए, एक फिलोसफर थे, उनका नाम था थेल्स। और थेल्स ने सबसे पहले क्या किया था, एक पदार्थ लिया था, उसका नाम है अंबर। क्या नाम बताइए, अंबर। अंबर नामक पदार्थ लिया था, और अंबर नामक पदार्थ को किससे, रोमेदार खाल से रगड़ा था। रोमेदार खाल, रोमेदार खाल लिया था। अंबर नामक पदार्थ को किससे लिया था, रोमेदार खाल से। या इसी को हम बिल्ली की खाल से भी कह सकते हैं, बिल्ली की खाल भी कह सकते हैं, बिल्ली की खाल भी कह सकते हैं। इससे क्या कहता है, उन्होंने फ्रैक्शन किया था, याद रखिएगा। रोमेदार खाल या बिल्ली की खाल से क्या करेंगे, आप फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। जैसा कि आप जानते भी हैं, मार्च अप्रैल का जब महीना आता है, या जून का, मई जून का महीना आता है, तो जब आप देखेंगे घरों में जो है कंबल होते हैं, कंबल में आप देखेंगे जब उठाएंगे तो उसमें चट 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 की आवाज आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चार्ज, यानी क्या है, जब गर्मी बढ़ती है तो उसमें क्या, ड्राई शुष्कपन जब मौसम होता है तो उसमें क्या एक्स्ट्रा चार्ज आता है। इससे क्या है, माइनस और प्लस जब फ्रैक्शन होती है तो ऑलरेडी उसमें क्या है, जो स्थिर आवेश हैं उसके कारण उसमें क्या होता है, गतिशीलता प्रदान होती है, और उसमें क्या है, प्लस और माइनस क्या है, चार्ज आना प्रारंभ होता है, जिससे मुझे चटचटाहट की आवाज दिखाई। चिंगारी, कभी कभी झटका भी लगता है, उसको रगड़ करके आप छुइए, देखिए उसको क्या होगा, टच कीजिए, उससे क्या करेंगे, थोड़ा झटका लगेगा उसमें। आप पॉलिस्टर का कपड़ा पहने हुए देखेंगे, उसमें भी क्या होगा, इससे गर्मी के महीनों में, जब अप्रैल का महीना आता है, आप जून का, मई जून का महीना है, तो उसमें आप देखेंगे क्या होगा कि उसमें इसी चीज आवाज आती है, चट 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 की आवाज आएगी ऐसे। तो वो सब क्या है, चार्ज हैं। आप कुर्सी के पास अपने हाथ को ले जाएंगे, आपके रोम फुटकाएं खड़ी हो जाएंगे।
तो इन्होंने क्या किया, एथेल्स ने क्या किया, अंबर नामक पदार्थ को लिया और उसको रोवेदार और बिल्ली की खाल से क्या रगड़ा, तो देखा इसमें छोटी और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन थेल्स का मात्र इतना जो है, इतना ये छोटी सी जो पंक्ति थी इसको उन्होंने दिया, लेकिन ये क्यों होती है, ये घटना कैसे घटी, इसके विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि एक फिलोसफर थे, बात में आप समझिएगा बात को, आप किसी काम से जा रहे हैं तो जो आपका काम है दिमाग में वो लेके चलेंगे, बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं, लेकिन उसको आप याद नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अपने काम पर, अपने वर्क पर, अपने लक्ष्य पर लगातार क्या करते हैं, फोकस करते रहते हैं। सेम वही चीजें हैं कि ये फिलोसफर थे, चूंकि इन्होंने इस चीज को देखा था कि अंबर नामक पदार्थों को बिल्ली खाल से रगड़ते हैं या रोमेदार खाल से रगड़ते हैं तो उसमें छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने को उत्पन्न जाता है, लेकिन ये क्यों होता है, आई डोंट नो, ना तो ये बताए तो अपने सिद्धांत में कहीं लिखा है। इसके बाद में देखा जाए तो ये बात है, जब थेल्स की बात है, ये करीब आज से 2500 वर्ष पहले की बात है, जब महात्मा बुद्ध इस पृथ्वी पर हुआ करते थे, तब की बात है, तब इन्होंने इस चीज को दिया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, वो जो है इंग्लैंड के आते हैं, इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं, और इंग्लैंड के साइंटिस्ट उनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट आते हैं, और डॉक्टर गिलबर्ट जो है सन 1600 में, बताओ सन 1600 में क्या करते हैं, इन छोटी सी पंक्ति पर अध्ययन करते हैं। हालांकि इसके पहले बहुत सारे अध्ययन हुए, लेकिन किसी ने निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, लेकिन डॉक्टर गिलबर्ट का जो निष्कर्ष था वो काफी एथेंटिक था, और उन्होंने क्या किया, आवेश का पहला सिद्धांत दिया था कि आवेश किसे कहते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, सबसे पहले जो है उन्होंने एक ही पदार्थ ने कई पदार्थों के, इसमें आपका जो है जिसमें उन्होंने क्या है, कांच को लिया था, कांच को लिया था, लाख जानते हैं ये भी क्या है, एक है ज्वलनशील पदार्थ होता है, लाख है, लाख लिया। जैसे आप देखते हैं चूड़ी और कंगन देखते होंगे सुनार की दुकान पे मिलता है, उसमें देखिए अंदर से रेड कलर की जो होती है, उसको मजबूत करने के लिए वो क्या मुड़े ना, ठीक है, लचकदार होता है ना, जो शुद्ध सोना होता है, तो उसके अंदर जो होते हैं एक लाल रेड कलर की जो है प्लास्टिक टाइप होती है, वो लाख, उसे लाह कहते हैं लोग, लेकिन उसका नाम लाख है, वैसे महाभारत में भी इसका जिक्र है। ठीक है, तो कांच, लाख और क्या, एबोनाइट लिया था। एबोनाइट का मतलब क्या होता है, आबनूस होता है, आबनूस, ठीक है, आबनूस की एक छड़ होती है, लिया था। और फिर गंधक लिया था, गंधक, ठीक है, गंधक उन्होंने भी लिया था। गंधक को हम क्या कहते हैं, सल्फर कहते हैं, ठीक है, और अन्य पदार्थों के, लेकिन इनका जो मुख्य रूप से इतना था कि कांच, लाख, एबोनाइट और गंधक को लेकर उन्होंने क्या किया, फ्रैक्शन किया आपस में, और जब फ्रैक्शन किया तो देखा ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, जब ये आकर्षित कर रहे हैं तो फिर उन्होंने ये भी क्या आश्चर्यचकित हो, भाई आकर्षित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो बात मेरी समझने का प्रयास करो, क्योंकि एनर्जी इज नॉट विजिबल, एनर्जी को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि हर एक चीज में विद्यमान है वो। ठीक है, एनर्जी ब्रह्मांड के प्रत्येक पार्टिकल में विद्यमान है, हर एक कण में विद्यमान है। जिस चीज में एनर्जी नहीं होगी वो अपना अस्तित्व, अपना वजूद इस ब्रह्मांड में नहीं बना सकता, और एनर्जी को हम देख नहीं सकते। इसलिए जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं उसकी परिभाषा कैसे हो सकती है, वो अपरिभाष्य है, यानी उसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो इसी प्रकार अगर देखें हम तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या जो है उसका आकार नहीं है, वो निराकार है, वो अनंत है, अपरिभाषित है, अपरमेय है, प्रत्येक पार्टिकल में क्या है, विद्यमान है। इसी प्रकार से ईश्वर की परिभाषा में कहूं अगर, तो ईश्वर भी क्या है, अजन्मा है, प्रत्येक पार्टिकल विद्यमान है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी का एक परिभाषा है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो हमारे जो है ईश्वर से मिलता जुलता है। तो कंडीशन कहीं ना कहीं चीज मिलती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम दोनों का एक समतुल्य ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं गॉड की जो है उसको वहां से लिया जा सकता है। तो यहां कांच, लाख, एबोनाइट, गंधक को लेकर के जो है डॉक्टर गिलबर्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, और जब इसको उन्होंने फ्रैक्शन किया तो देखा छोटी और हल्की वस्तु को क्या है, आकर्षित कर रही हैं। तो इससे इनके दिमाग में ये आया कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है। हालांकि एनर्जी वही है जो आप अध्ययन कर चुके हैं पिछले क्लासों में। एनर्जी को हम देख नहीं सकते, नॉट विजिबल है, तो फिर हम कैसे इसकी उपासना कर सकते हैं, कैसे इसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो एनर्जी जो है,
एनर्जी एक प्रकार की ऊर्जा, यानी जो ये ऊर्जा आपको दिखाई दे रही है जिसको लेकर गिलबर्ट बात कर रहे हैं, ये एनर्जी तब प्राप्त हुई हमको जब हम किन्हीं किसी दो वस्तुओं पर प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, उसको फ्रैक्शन कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, इसके बाद में एनर्जी हमको प्राप्त हो रही है। रेशम के धागे से हम अपने हाथ पे क्या करेंगे, रगड़ेंगे तो फिर क्या होगा, कटेगा ही, उसमें क्या होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, हीट होता है, हीटिंग प्रोसेस में होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है, तो उन्होंने क्या किया, आवेश की अपनी एक परिभाषा दी, आवेश का अपना एक परिभाषा दिया, और आवेश के लिए उन्होंने क्या कहा, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जिससे वह छोटी हल्की वस्तु को आकर्षित कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। सीधी सी बात है, जो चार्ज जिसको हम लेकर बात कर रहे हैं वो ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, आवेश क्या है, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं यानी फ्रिक्शन करते हैं तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जिससे वह छोटी हल्की वस्तु को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। उसी ऊर्जा को डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या कहा, आवेश कहा, चार्ज कहा, या वैद्युत आवेश उसे कह सकते हैं। वैद्युत आवेश को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी पिंड के पास क्या है, उसके प्रतिकूल कार्य करेंगे, अनुकूल कार्य से कभी वो प्राप्त नहीं हो सकता है। इस चीज को मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, और ये सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया, आवेश का डॉक्टर गिलबर्ट ने दिया। अभी तक मैं जो बात कर रहा हूं उसमें आकर्षण की ही बातें हो रही हैं। जैसे पेन को बाल में रगड़ते हैं और उसको हमें क्या, कागज के साथ ले तो आकर्षित करता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, विद्युत का और चुंबक का जो मेन गुण है, जो उसकी मूल जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण है। क्या है, प्रतिकर्षण होता है, उसे आकर्षण हम उसमें नहीं कह सकते। जैसे क्या है, जैसे क्या होता है कि अगर हम बात करें कि आकर्षण की बात में करूं तो न्यूटन के कॉन्सेप्ट क्या चला जाए तो ब्रह्मांड के एक पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे कण को क्या है, अपनी तरफ क्या कर देता है, आकर्षित करता है। और उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या है, फिजिकल G m1 m2 क्या, आर स्क्वायर। तो न्यूटन का सिद्धांत जो है वो हमेशा आकर्षण बल को लेकर बात करता है। यानी उनका जो कॉन्सेप्ट है वो दो द्रव्यमानों के बीच में कार्य करने वाले बल को लेकर बात कर रहा है। जबकि अगर हम आकर्षण बल की बात में करूं तो आवेशों में अगर देखा जाए तो उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं, और इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था कूलाम ने दिया था। हालांकि उसकी चर्चा मैं करूंगा भी, लेकिन फिलहाल मैं बात करने वाला हूं कि जो है बात जो किया गया कि एनर्जी जो है, यानी क्या है, आवेश जो है ऊर्जा का रूप है। आवेश ऊर्जा का रूप है जो कि मुझे प्राप्त करने के लिए क्या है, उस पिंड के प्रतिकूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसकी बात मैं करूं तो अभी तक जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल क्या है, आकर्षण को लेकर बातें हो रही, प्रतिकर्षण को लेकर बात भी नहीं क्यों किया है। अब बात ये उठती है कि जो प्रतिकर्षण बल की जो बातें आई वो क्या है, जो जैसा कि मैंने मैं पहले कुछ देर पहले बताया कि जो विद्युत का जो गुण है वो क्या है, प्रतिकर्षण बल। चुंबक का जो गुण है वो क्या है, प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने इसको लेके परिभाषित भी किया, उसको आप देख भी सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रतिकर्षण का कॉन्सेप्ट दिया किसने। ठीक है, तो आते हैं, बात कर लेते हैं एक पॉइंट और लेकर के, उसका नाम है कि एक आते हैं साइंटिस्ट, आते हैं अमेरिकन साइंटिस्ट। कौन आते हैं बताइए, अमेरिका के साइंटिस्ट आते हैं। अमेरिका के जो साइंटिस्ट है उनका नाम है डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब जब इनकी बातें आती हैं तो जरा इनको लेकर के हम बातें कर लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो विश्व का कोई भी देश रहा हो, जहां पे मानव विकास सबसे पहले हुआ या मानव विकसित अवस्था में था, तो उस समय ईश्वरवादी के दृष्टिकोण के लोग काफी ज्यादा थे। सारी घटनाओं के पीछे ईश्वर विद्यमान था, क्योंकि उस समय सब कुछ ईश्वर के दृष्टिकोण से देखा था। यानी क्या है, अगर कोई भी घटना है तो ईश्वर ने किया उस चीज को। अब उसके पीछे कोई तार्किकता नहीं देखते लोग, उसके पीछे लॉजिकल, क्योंकि वैज्ञानिकता इतनी नहीं थी, यानी साइंटिफिक कोई चीज इतना नहीं था, सब कुछ क्या है, ईश्वरवादी थे। अगर बिजली गिरी या आकाशीय कोई घटना घटी आपके जो है मानव शरीर पर, तो उसने क्या सोचा कि हमने ईश्वर के प्रति कोई गलत कार्य किया होगा जिसके कारण मेरे ऊपर वो कहर बरपा। इसी प्रकार से सबसे पहले जो डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इनका जो पहला जो कॉन्सेप्ट, हालांकि बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन जो है राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, मतलब हर एक क्षेत्र में उन्होंने काफी योगदान दिया वहां पर।
साथ साथ वैज्ञानिक भी क्षेत्र में काफी योगदान दिया और उन्होंने बिजली जो गिरती है उसके कॉन्सेप्ट को लेकर काफी कुछ चीजें उन्होंने कहा। हालांकि बिजली के कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको लेकर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल बात यह हुआ कि एनर्जी टू टाइप यानी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लेकर के सबसे पहला अगर सिद्धांत किसने दिया तो उनका नाम था डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, क्या आपको पता है? क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो भी सकता है? एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में क्या होते हैं, चलते रहते हैं। इसको लेकर के मैं बातें कर रहा हूं। तो डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, इसको जो है पूरी तरह से परिभाषित किया। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कांच की छड़ को लिया और कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा। रेशम के धागे से अगर रगड़ा जाता है तो उसमें जो उत्पन्न आवेश होता है उसे क्या उन्होंने पॉजिटिव माना। और जो कहा बिल्ली की खाल से, यानी बिल्ली की ऐसा करे एबोनाइट, याद रखिएगा एबोनाइट जिसे हम आबनूस कहते हैं, एबोनाइट की जो छड़ होती है, एबोनाइट की छड़ को हम क्या करते हैं, रोमेदार खाल या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। रोमेदार खाल या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो वहां पर जो निकलता हुआ वो क्या होता है, निगेटिव होता है। जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। ठीक है, ईश्वरवादियों पर उन्होंने काफी कुठाराघात भी किया था, याद रखिएगा इसे। उसको बिजली जो गिरी थी वो सबसे पहले गिरजाघर पर गिरी, और गिरजाघर पर जब गिरी यानी जो है चर्च जो होता है, सॉरी हाँ जो चर्च होता है उस पर जब गिरी तो चर्च पर जो है उनका जो कॉन्सेप्ट था कि लोगों का, जो वहां के पादरी थे, पुजारी थे या जो और भी लोग भक्त थे, वो मानते थे कि ईश्वर को हमने क्या है किसी प्रकार से रुष्ट किया है। यही कारण है कि बिजली चर्च पर ही गिरी, काफी लोग मरे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, उस पर डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कार्ड उसका ढूंढने का प्रयास किया। और जब कार्ड ढूंढने का प्रयास किया गया तो उन्होंने क्या सोचा, लोगों ने सोचा कि ये फिर भी क्या है, ईश्वर को नाराज करना हो सकता है, फिर और कार्ड बढ़ पाए, इसलिए उनको क्या है बाहर निकाल दिया गया था। फिलहाल वो जर्मनी आकर के, सॉरी फ्रांस में आकर के उन्होंने क्या किया था, अपना अध्ययन किया था। उन्होंने काइट का आपने रूल देखा भी होगा, हालांकि कई बुकों में मिलता है, और उनका जो सिद्धांत भी है, काइट यानी पतंग को लेकर के उन्होंने क्या है उसको बिजली का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर बात किया था। हालांकि उसको मैं चर्चा करूंगा कभी टाइम मिलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ पॉजिटिव नेगेटिव वाला हूँ। यानी क्या है, अभी तक आपने डॉक्टर गिलबर्ट को देखा, और डॉक्टर गिलबर्ट ने ऊर्जा यानी क्या बताया कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में क्या हम रगड़ते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होती है, छोटी और हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यानी ऊर्जा ही है वो, एनर्जी है। चार्ज क्या है, एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमको प्रतिकूल कार्य करना पड़ेगा, अनुकूल से हो नहीं सकता। पहले बताया इस चीज को। तो वो चीज ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड में विद्यमान है, लेकिन उसे प्राप्त करना है मुझे। तो क्या एनर्जी को हम टू टाइप ले सकते हैं? क्या एनर्जी हम पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं? बिल्कुल सही है कि हमारे ब्रह्मांड में दो प्रकार की ऊर्जा है, सकारात्मक और नकारात्मक। एक मानव जो होता है सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन सकारात्मक नकारात्मक कब होता है? जब किसी काम को करना चाहता है, किसी कार्य को करना चाहता है, और जब वह कार्य जो होता है उसके अनुसार नहीं होता है जिस प्रकार से वो चाहता है, तो उसके अंदर उसी कार्य के प्रति क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाती है। और जब वही कार्य उसके अनुकूल होता है, उसके अनुसार होना प्रारंभ होता है, तो वो क्या है, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा एंटर कर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं उसके कार्य पर डिपेंड होता है। कोई भी वर्क अगर करना चाहता है उस कार्य पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। और फिर भी होता है, बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जो व्यक्ति सकारात्मकता के अनुसार करता भी है और उसको प्राप्त हासिल भी कर लेता है। लेकिन यहां जो पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा की गई कि कांच की छड़ को हम रेशम के धागे से अगर रगड़ते हैं तो उत्पन्न चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल या रवेदार खाल से रगड़ते हैं, नेगेटिव होगा। ये तो मैं घर पे तो कर सकता हूं, कांच की छड़ लेता हूं और रेशम के धागे से रगड़ता हूं, तो क्या उसमें प्लस प्लस बनता हुआ दिखाई देगा क्या? बिल्कुल नहीं। एबोनाइट को लेते हैं, रगड़ते हैं उसको, तो क्या उसमें नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी हैं, हमको लगता है ये तुलनात्मक अध्ययन है, और लगता क्या है भी, अगर इसका हम पूरी तरह से एक डिटेल में जाएं तो मुझे लगेगा या फिर प्राप्त भी होगा कि यह एक क्या है, तुलनात्मक अध्ययन है। कंपेयर किया गया दोनों में,
कि कांच की छड़ को अगर रेशम के धागे से रगड़ा जाएगा और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ा जाएगा तो एबोनाइट में जो ऊर्जा आ रही है वह ऊर्जा कांच की छड़ की अपेक्षा इसमें कम आ रही होगी। एनर्जी तो है, क्योंकि पहले मैंने बताया कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी पिंड नहीं है जिसके अंदर ऊर्जा ना हो, और अगर ऊर्जा है तभी उसका अस्तित्व है, उसका वजूद है, और एनर्जी अगर नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखा जाए तो एनर्जी जो है अगर जीरो हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव जो मैं बात करता हूं आप लोग जानते हैं, संख्या रेखा पढ़े होंगे, तो जीरो से पहले क्या होगा, -1 -2 -3, जो कि जीरो से छोटा होता है। और अगर हम पॉजिटिव की बात करें 1 2 3 इस प्रकार से, तो अगर नेगेटिव हम वास्तव में अंकीय पद के रूप में लेते हैं तो काफी नीचे, शून्य से नीचे, अगर कोई भी चीज शून्य हो जाए तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो फिर नेगेटिव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ रही होगी बातें। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहां पर भी नेगेटिव है, लेकिन एक तुलनात्मक अध्ययन, जैसे मैं एक उदाहरण द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप वास्तव में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए है, अगर ए, बी, सी और क्या है डी, 4 व्यक्ति हैं और इसके पास अगर 1 रुपए है, इसके पास 5 रुपए है, इसके पास 10 रुपए है और इसके पास कितने 20 रुपए है, यानी इसको हम एनर्जी के रूप में हम ले चलते हैं। कॉमन चीज यहां पर यह है कि कॉमन इसमें जो है वो क्या है, सबके पास पैसे हैं, लेकिन सबके पास अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो निश्चित है बी जो होगा ए से पॉजिटिव होगा, बी क्या होगा, ए से पॉजिटिव होगा, ठीक है, सी जो है बी से पॉजिटिव होगा, डी जो है सी से पॉजिटिव होगा, ए जो है जिसके पास कुछ नहीं है उससे क्या है, पॉजिटिव होगा। कहीं बताइए नेगेटिव है कोई? नहीं। लेकिन अगर हम डी से सी की बात में करूं तो ये नेगेटिव होगा, ये क्या है, इसके अपेक्षा तुलनात्मक किया गया है, नकारात्मक। यहां जो ऊर्जा की बात की गई है, नॉलेज या सॉरी पैसे की बात जो की गई है, ये सब है यहां तुलनात्मक अध्ययन की गई। जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्या है, या आप अपने जो है स्टूडेंट में अपना समूह में देखते होंगे, कोई छात्र ऐसा होगा बहुत ही उसके पास जो है नॉलेज होगा, उसकी अपेक्षा अपने आप को आप क्या देते, क्लास सेम है लेकिन उसकी अपेक्षा अपने आप को कमजोर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं, नॉलेज है लेकिन उसकी तुलना में आपके पास कम है, तो आप क्या है उसकी अपेक्षा क्या है, नेगेटिव है, वो क्या है, पॉजिटिव है। आप भी किसी से क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कक्षा 12 का जो छात्र होगा 11 से पॉजिटिव होगा, 11 का छात्र जो होगा वो किससे होगा बताइए, 10th से पॉजिटिव होगा, 10th वाला 9th से होगा, 9th से जो है 6। इस प्रकार से देखा जाए तो हर एक जो छात्र है वो एक दूसरे से पॉजिटिव चल रहा है। तो हमेशा ऊर्जा जो ईश्वर ने मुझे जन्म दिया अगर पृथ्वी पर, तुम्हारे अंदर कोई सकारात्मक ऊर्जाएं भरी है। हमने नकारात्मकता जो लिया है, जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, ये टोटल हम समाज परिवार से जन्म दिए हैं। जैसे आज समाज में क्या होता है, क्या करोगे पढ़ करके, कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे समाज में आती हैं। मैं यही नहीं समझ पाता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये क्यों कहता है कि क्या करोगे पढ़ करके, कुछ मिलने वाला नहीं है। नकारात्मकता वहां पर आ गई। ठीक है, तो ये हम जो है समाज से ही सीखते हैं। हमको हमेशा सकारात्मक ऊर्जाएं ही मिली थी स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो यहां जो बात हो रही है कि टोटल हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो नेगेटिव का बात किया गया वो क्या है, तुलनात्मक अध्ययन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट दिया। आगे चले हम लोग। अब बात मैं करूं अगर यहां पर, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और जो है इस पर रिसर्च किया था कि उन्होंने 2 बैलून लिया था और दोनों बैलून को जो है इस प्रकार से उसको बांध करके ताना कि दोनों आपस में क्या है, स्पर्श करते रहे। जब इसी दोनों बैलून को उन्होंने क्या है, समान पदार्थ से कोई समान पदार्थ लिया और दोनों को फ्रैक्शन कर दिया, एक ही पदार्थ से फ्रैक्शन किया, तो देख रहा है कि दोनों बैलून जो है कुछ देर के लिए दूर जा रहे हैं। और जब इसी बैलून को असमान पदार्थ से रगड़ा, फ्रैक्शन किया, तो दोनों बैलून क्या है, नजदीक आ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अगर हम समान पदार्थ से किसी जो है बैलून को रगड़े हैं तो इसमें समान प्रकार की ऊर्जा होगी, और समान प्रकार की जो ऊर्जा आई है उसके कारण जो है उसमें प्रतिकर्षण रिपल होना प्रारंभ हुआ। यानी दो कभी भी पॉजिटिव चार्ज कभी भी उसको अटैक नहीं कर सकते, हमेशा क्या रिपल करेंगे। तो वहां रिपल फोर्स को लेकर के बात की गई। और जब आप जो है प्रतिकर्षण से कहा जाएगा, और जब यहां पर दोनों को असमान पदार्थ से रगड़ा तो उनके दिमाग में आया होगा एक में ऊर्जा कम आई होगी, उसके सापेक्ष एक में अधिक आई होगी, जिससे वो कम वाले को क्या है, ज्यादा वाला जो है कम वाले को अट्रैक्ट कर लिया। यानी क्या है, हमेशा जो है पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या अट्रैक्ट कर लिया। वहां आकर्षण बल की बात की गई। इस आधार पर उन्होंने क्या किया,
एक सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि सजातीय आवेशों के बीच में, सजातीय अगर आवेश है, सजातीय आवेशों के बीच, आवेशों के बीच जो है क्या होगा, प्रतिकर्षण लगता है। क्या लगता है बताइए, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। सजातीय आवेशों के बीच में कौन सा बल होता है, प्रतिकर्षण होता है। जबकि जो विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय जो आवेश होते हैं उनके बीच में जो होता है हमेशा, विजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है बताइए, आकर्षण बल का कार्य करता है, आकर्षण बल होता है। इसमें अट्रैक्शन फोर्स की बात की जाती है। तो यहां पर आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल। तो सबसे पहला जो पहली बार जो प्रतिकर्षण शब्द का यूज किया या रिपल जो फोर्स की बात की गई वो डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया, और यहीं से जो है स्टार्ट होती है पूरी फिजिक्स की अपनी कहानी। अभी तक आप थेल्स को देखे, गिलबर्ट को देखा आपने डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन को देखा, लेकिन कहीं भी आपको कोई गणितीय व्यंजक नहीं प्राप्त हुआ, बस केवल उन्होंने व्यवहारिक आधार पर इस चीज को बोला। गणितीय व्यंजक प्राप्त करने वाले सबसे पहले अगर साइंटिस्ट कोई है तो उनका नाम है कूलाम है। सबसे पहले कूलाम ने ही क्या किया है, दो आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को लेकर के चर्चा किया था। इसलिए हमेशा आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम को लिया, क्योंकि वो ऑथेंटिक है, लॉजिकल है, उन्होंने तार्किक रूप से उस चीज को बताया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग पूरी तरह से याद रखिएगा। अब यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की सारी चीजें आप लोग पता होगा, ये है चार्ज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। आज की बात याद रखिएगा, हमेशा ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है। नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल नहीं होती, हम उसको देखते हैं, लेते हैं, सीखते हैं किसी से। ठीक है, अब बात होती है यहां पर, तो आवेश का एक होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत होता है, संरक्षण सिद्धांत होता है, जिसको भी किसने दिया था बताइए, जिसका सिद्धांत किसने दिया था, वो भी डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। क्योंकि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, क्योंकि इसका निर्माण जो है ऊर्जा से हुआ, आवेश को हम किससे लिखेंगे, ऊर्जा ही मानेंगे। और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, कन्वर्ट यानी परिवर्तन किया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर ऊर्जा की परिभाषा ये है तो आवेश की परिभाषा भी यही होगी। आवेश संरक्षण सिद्धांत का भी यही होगा कि आप आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना है। ये छोटी सी टॉपिक थी, मैंने आप लोगों से चर्चा किया, मैंने कहा कि ये जो सिलेबस है आप लोगों का काफी लंबा है, 27 चैप्टर का सिलेबस है, तो एक दिन में चीज खत्म होने वाला नहीं है, एक महीने में खत्म होना नहीं है, आपको स्लोली हर चीज बढ़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों को सारे वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देने की आवश्यकता। जैसे ही आप लोगों को सारी चीजें मिलने लगेंगी, बस 2-4 दिन की आवश्यक बातें हैं, और फिर आप लोगों को सारी क्लासें मिलने लगेंगी। तो पहली बात, जो क्लासें में दे रहा हूं उसको आप पढ़िए सटीक, उसका एक नोट्स बनाइए, और उस नोट्स के द्वारा जो है अपनी पढ़ाई करने का प्रारंभ कीजिए। बिना नोट्स के आप पढ़ाई नहीं करिए, मत कीजिए। एक नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि नोट्स जो होता है सेकंड टीचर होता है, क्योंकि जब हम आपके पास नहीं होंगे या हमारा वीडियो नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वही नोट्स ही आपके साथ रहेगा जो आपको सब कुछ बताएगा। ठीक है, तो एक नोट्स को आप बनाइए, और अच्छा नोट बनाइए जिसको देखने में आकर्षक हो, और ये सब चीजें आपके लिए जरूरी भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर वापस आप लोगों से मिलेंगे, मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में, अरे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे कूलाम के नियम की चर्चा करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे निरक्षीय अच्छी स्थिति को, जो काफी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपके बोर्ड पेपर में आता रहता है, तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। चलते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।